आज केस का फैसला होने वाला था। राधिका अपने कमरे में आंखें बंद किए हुए बैठी थी और बीते दिनों की बातें उसके दिमाग में चलने लगी थी। 1 साल पहले का वो दिन उसकी और उसकी मां अनुपमा की जिंदगी का सबसे अनमोल दिन था, जब एलएलबी की फाइनल परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ और देखते ही देखते राधिका सारे विद्यालय में चर्चा का विषय बन चुकी थी, क्योंकि वो पहली लड़की थी जिसने विश्वविद्यालय के अब तक के इतिहास में टॉप किया था। विश्वविद्यालय में उसे सम्मानित किया जा रहा था। जब डिग्री और पुरस्कार लेने के लिए राधिका को मंच पर आमंत्रित किया गया, तब उसने इच्छा जताई कि वो ये पुरस्कार उसे उसकी माँ अपने हाथों से दे। ये सुनते ही भीड़ में बैठी अनुपमा जी घबरा गईं, लेकिन राधिका की जिद के आगे उनकी एक नहीं चली। घबराई सकुचाई सर झुकाकर जब वो मंच पर पहुंची, तब राधिका ने उनसे कहा, बस माँ, आज के बाद आपको किसी के सामने इस तरह नज़र नहीं चुरानी पड़ेगी। आपकी आधी तपस्या आज सफल हुई है, बाकी सफल करने की जिम्मेदारी आपकी बेटी लेती है। अनुपमा जी राधिका की बात का आशय नहीं समझ सकी, लेकिन उस वक्त उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। अपनी बेटी के गले में मेडल पहनाते हुए अनुपमा जी खुशी के आंसू रोक नहीं पा रही थी। आखिरकार ये उनके अब तक के जीवन का पहला अवसर था जब वो किसी दुख में विवश होकर नहीं, बल्कि खुशी की अधिकता में रो पड़ी थी। राधिका ने जब हॉस्टल छोड़कर एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया, अनुपमा जी को लेकर जब वो वहां पहुंची, तब उन्होंने सबसे पहले भगवान को भोग लगाया और फिर राधिका की पसंद का खाना बनाने में लग गईं। खाना खाते हुए उन्हें अचानक मंच पर कही हुई राधिका की बात याद आई। उन्होंने उस संदर्भ में जब राधिका से पूछा तो उसने कहा, माँ, कुछ दिन का वक्त दो, मुझे सब बता दूंगी। पहले तो मुझे कल सुबह का इंतजार है। मनोहर सर ने मुझे अपने दफ्तर बुलाया है। वो इस शहर के सबसे काबिल वकीलों में से एक हैं। अगर मुझे उनके अंदर रहकर प्रैक्टिस करने का अवसर मिल गया तो समझो आपकी बेटी की राह थोड़ी आसान हो जाएगी। मुझे तेरी मेहनत पर पूरा भरोसा है मेरी लाडो। बस तू कल खुशखबरी लेकर आ जा तो मैं खुशी खुशी गांव वापस चली जाऊं। अनुपमा जी ने प्यार से राधिका का सर सहलाया। नहीं माँ, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं शहर में मेरे साथ मेरे पास रहोगी। राधिका ने कहा। अनुपमा जी ने चुपचाप सहमति में सिर हिला दिया। वैसे भी राधिका के अलावा इस दुनिया में उनका था ही कौन। अगले दिन जब मिठाई के डब्बे के साथ राधिका घर पहुंची, तब अनुपमा जी समझ गईं कि राधिका की इच्छा पूरी हो गई और मनोहर सर ने उसे अपना सहायक बना लिया है। अपनी बेटी को कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखकर अनुपमा जी के अब तक के जीवन के सारे दुख मिटते जा रहे थे, लेकिन उन दिनों की गहरी छाया जो राधिका के मन में बसी हुई थी, उसका हल्का होना अभी संभव नहीं था। मनोहर सर के साथ काम करते हुए धीरे धीरे राधिका वकालत से जुड़ी सारी बारीकियां सीखती जा रही थी। मनोहर सर भी उसकी मेहनत से बहुत प्रसन्न थे। वो उनकी सबसे पसंदीदा शिष्यों में से एक बन चुकी थी। राधिका स्वतंत्र रूप से अदालत में केस लड़ना शुरू करे। उन्होंने अपने पास आए हुए एक महत्वपूर्ण केस की फाइल उसके आगे रखी। तब राधिका ने कहा, सर, इस बार ये केस आप संभाल लीजिए, क्योंकि अपना पहला केस मैंने तभी चुन लिया था जब मैंने वकालत की प्रवेश परीक्षा देना तय किया था। कौन सा केस? उनके पूछने पर राधिका ने एक पेपर निकालकर उनके आगे रखा। उस पेपर पर जिसका नाम लिखा था उसे पढ़कर मनोहर सर ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये नाम श्रीमान संदीप मेहता का है, जो तुम्हारे पिताजी का है। तुम उनके खिलाफ केस करने जा रही हो। जी सर, मेरा पहला केस इस शख्स के खिलाफ है जो बदकिस्मती से मेरे सारे सर्टिफिकेट पर मेरा पिता कहलाता है। राधिका ने पेपर पर नज़र गड़ाए हुए कहा। मनोहर सर बोले, अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ?
अपनी भावनाओं को संभालने की कोशिश करते हुए राधिका ने कहा, सर, मेरी माँ का रंग काला है। हमारे समाज में सुंदरता का जो पैमाना है वो उस पर खरी नहीं उतरती। अच्छे खासे दहेज का लालच देकर किसी तरह मेरे नाना जी ने उनकी शादी करवा दी। मेरे दादाजी के मजबूर करने पर संदीप मेहता ने शादी तो कर ली, लेकिन उन्होंने कभी मेरी माँ को अपनी पत्नी होने का सम्मान नहीं दिया, यहाँ तक कि इंसान होने का भी सम्मान नहीं दिया। ज़्यादातर वो घर से गायब ही रहते। जब भी आते थे माँ को अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। कभी कभी बस रात के अंधेरे में अपने पति होने का हक जमाने पहुँच जाते। मेरी सीधी सादी माँ अपने आंसुओं को पीकर जीती रही, इस उम्मीद में सबकी सेवा करती रही कि शायद एक दिन लोग उसकी सूरत के आगे उसकी सीरत को देखेंगे। लेकिन अफसोस कि ये किताबी बातें किताबी ही रह गई। कुछ वक्त के बाद माँ को पता चला कि वो गर्भवती हैं। उनके मन में आशा जगी कि शायद ये आने वाली संतान उनके और उनके पति के बीच की दूरी को मिटा देगी। लेकिन अफसोस, जब मेरी माँ को अपने पति के साथ प्यार और देखभाल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो फिर उसे अकेला छोड़कर गायब हो चुके थे। और सर, आप तो जानते हैं कि ससुराल में जिस स्त्री का पति उसका सम्मान नहीं करता, कोई उसका सम्मान नहीं करता। मेरी माँ की हैसियत उस घर में एक मुफ्त की नौकरानी के अलावा कुछ नहीं थी, जो हर वक्त सबकी सेवा में लगी रहती थी। डिलीवरी के लिए अस्पताल जाने के दिन तक शायद ही कभी उनके तन और मन को आराम मिला हो। और फिर वो दिन आया जब मेरा जन्म हुआ। माँ को लगा अब उसके दुख के दिन बीत जाएंगे, लेकिन जैसे ही संदीप मेहता ने मुझे पहली बार देखा, उसी वक्त मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये संतान उनकी नहीं है, क्योंकि मैं भी सहयोग से अपनी माँ की ही रंगत पर गई थी। मेरी माँ ने उस आदमी के आगे बहुत रोई गिड़गिड़ाई कि वो इस तरह का घटिया इल्ज़ाम उनके चरित्र पर ना लगाएं। लेकिन उस इंसान पर मेरी माँ के आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने पिताजी से स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर उन्होंने मुझे और मेरी माँ को घर से नहीं निकाला तो वो हमेशा के लिए घर से चला जाएगा। पुत्र प्रेम में मजबूर मेरे दादाजी ने जब मेरे नाना जी को बुलाया और उन्हें मेरी माँ को ले जाने के लिए कहा, तब उन्होंने भी हाथ जोड़कर कह दिया कि बेटी की विदाई के पश्चात अब उसके जीवन मरण से उनका कोई सारोकार नहीं। तब दादाजी ने गांव के खेत का एक छोटा सा टुकड़ा और खेत से लगा एक छोटा सा घर मेरी माँ को देकर हमें वहाँ भेज दिया। मेरी अनपढ़ माँ को ना अपने अधिकार की जानकारी थी और ना कोई उनका मार्गदर्शन करने वाला था। वो किसी प्रकार से मुझे लेकर गांव चली गईं। अकेले उस खेत के टुकड़े पर मेहनत मजदूरी करके किसी तरह उन्होंने मुझे पाला पोसा, लेकिन अपनी बेटी के आगे कभी उन्होंने अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दिया। खुद अनपढ़ रहते हुए भी मेरी शिक्षा के प्रति वो पूरी तरह जागरूक थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि एक खबर आई, संदीप मेहता ने दूसरी शादी कर ली। गांव के कुछ लोग जो अब तक माँ के सरल और स्नेही व्यवहार के कारण उनका सम्मान करने लगे थे और उनके शुभचिंतक बन चुके थे, उन्होंने माँ को समझाया कि उन्हें इस विवाह का विरोध करना चाहिए, लेकिन मेरी माँ ने इनकार करते हुए कह दिया कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं। वैसे भी जो रिश्ता कभी होकर भी नहीं था, उसके लिए उसे क्या लड़ना। गांव वालों के जाने के बाद उस दिन पहली बार मेरी माँ मेरे आगे बहुत रोई। तब मुझे चीज़ों की ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन इतना समझ गई थी कि जो मेरे पिताजी हैं उनके कारण मेरी माँ दुखी है। मैंने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, मुझे पता चल गया, पिताजी अब कभी हमारे पास नहीं आएंगे। तुम मत रो, मैं अब कभी जिद नहीं करूँगी कि पिताजी को बुलाओ या मुझे उनके पास लेकर चलो। गांव में कोई मुझे चिढ़ाएगा भी
कि मेरी माँ को मेरे पिताजी के बारे में नहीं पता है, तब भी मैं नहीं रोऊंगी और मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। मेरी बातें सुनकर माँ और जोर से रो पड़ी। इस तरह रोते रोते ही माँ बेटी न जाने कब सो गए। अगली सुबह विद्यालय के लिए जाते वक्त मेरे बाल मन ने ये तय किया कि मैं पढ़ लिख कर इतनी काबिल बनूंगी कि अपनी माँ को रुलाने वालों को रुला सकूं। मुझे ये समझ आ गया था कि मेरी माँ की सबसे बड़ी कमी उनकी अशिक्षा थी। अगर वो पढ़ी लिखी होती तब वो भी सबकी तरह हंसते मुस्कुराती, खुश रहती और सब उनका सम्मान करते। जैसे जैसे मैं ऊंची कक्षा में पहुंचती गई, मुझे कानून की, व्यक्ति के अधिकारों की समझ होने लगी और मैंने अपना रास्ता चुन लिया, कानून का रास्ता, जिस पर चलकर मुझे अपनी माँ का खोया हुआ सम्मान वापस लौटाना था। बिना किसी गलती के समाज में उनकी झुकी हुई नज़रों को उठाना था। मेरी माँ ने मेरा पूरा साथ दिया और आज वकालत पास करके मैं आपके इस दफ्तर में खड़ी हूँ। अब मेरी बारी है सर कि मैं अपनी माँ का साथ दूँ, जिसे सबने अकेला छोड़ दिया। राधिका की बातें सुनकर मनोहर सर बोले, आगे बढ़ो राधिका, कोर्ट का नोटिस उस शख्स को भिजवा दो, मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ। उनकी बातें सुनकर राधिका थोड़ी अस्वस्थ हो गई और उसने संदीप के पते पर कोर्ट का नोटिस भिजवा दिया, जिसमें उस पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसने बिना पहली पत्नी को तलाक दिए, गैर कानूनी रूप से दूसरी शादी की और अपनी पहली पत्नी के चरित्र पर गलत इल्ज़ाम लगाकर उसकी संतान को स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण उसे और उसकी संतान को समाज में कदम कदम पर अपमानित होना पड़ा। नोटिस भिजवाने के बाद राधिका घर के लिए निकल गई। घर पहुंचकर उसने अनुपमा जी के आगे नोटिस की एक कॉपी रखते हुए कहा, माँ, ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। अनुपमा जी ने हैरानी से कागज देखते हुए कहा, ये क्या है लाडो, इसमें क्या लिखा है? जब राधिका ने उन्हें इस नोटिस में लिखी हुई बातें बताई तो वो कुछ देर तक खामोशी से बस उसका चेहरा देखती रह गई। क्या हुआ माँ, कुछ बोलो। राधिका ने अनुपमा जी को बोला तो उनकी तंद्रा टूटी। अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती हुई अनुपमा जी बोली, क्या जरूरत थी लाडो, जब तब किसी ने हमारी बात नहीं सुनी तो अब क्या सुनेगा। ये बड़ा समाज किसी के दुख वेदना नहीं सुनता। माँ, इसे सुनाने के लिए कभी कभी चीखना पड़ता है। ये नोटिस वही चीख है। जो सम्मान तुम्हारा हक है वो तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए लेकर आएगी। तुम्हारी बेटी लड़ेगी तुम्हारे लिए, क्योंकि जो स्वयं अपने लिए नहीं लड़ते कोई उनके लिए नहीं बोलता। अब ये आंसू तुम नहीं वो लोग बहाएंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। राधिका ने अनुपमा के आंसू पोंछते हुए कहा। उधर जब कोर्ट का नोटिस संदीप के घर पहुंचा तो उसे देखकर सबके होश उड़ गए कि ये अचानक इतने सालों के बाद उस अनुपमा में इतनी हिम्मत कैसे आ गई जो वो अपनी वकील से ये नोटिस भिजवा रही है। संदीप ने अपनी दूसरी पत्नी रिया से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूँगा इसे। कोर्ट में इनसे निपटने के लिए मुझे किसी वकील की भी ज़रूरत नहीं है। नियत तिथि पर सालों के बाद जब दोनों पक्षों का अदालत परिसर में आमना सामना हुआ तो अनुपमा जी के साथ राधिका को देखते ही संदीप समझ गया कि अनुपमा जी की वकील कौन है। उसने अनुपमा जी के पास जाकर कहा, अपनी 2 कौड़ी की नाजायज बेटी के साथ मिलकर मुझसे लड़ने चली हो, भूल गई क्या हालत की थी मैंने तुम्हारी। हमेशा की तरह आज भी अनुपमा जी कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन राधिका ने जवाब देते हुए कहा, 2 कौड़ी का और नाजायज कौन है ये अब अदालत बताएगी और हम कुछ भूले भी नहीं, इसीलिए तो आपके सामने यहाँ खड़े हैं। संदीप की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना राधिका अनुपमा का हाथ थामे अदालत के अंदर चली गई। तय वक्त पर अदालत की कार्यवाही शुरू हुई।
जज साहब का अभिवादन करते हुए राधिका ने अपने मुवक्किल की तरफ से आरोप लगाने की इजाज़त मांगी। इजाज़त मिलते ही राधिका ने कहना शुरू किया, श्रीमान संदीप मेहता, आप पर आपकी पत्नी की तरफ से पहला आरोप है कि मर्जी न होने के बावजूद आपने अपने परिवार के दबाव और दहेज के लालच में उनसे विवाह किया, लेकिन कभी उन्हें पत्नी होने का सम्मान नहीं दिया, बल्कि हमेशा उनका शोषण किया, उन्हें अपमानित किया, जबकि इसमें मेरी मुवक्किल की कोई गलती नहीं थी। चाहे मजबूरी में ही सही, पर विवाह में तो आपकी मर्जी भी शामिल थी और मैंने पहली पत्नी की जगह सिर्फ पत्नी शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया है क्योंकि बिना मेरी मुवक्किल को कानूनी रूप से तलाक दिए आपने जो शादी की है, वो शादी और उससे उत्पन्न बच्चे सभी कानून की नज़र में नाजायज हैं। राधिका के मुंह से ये बात सुनकर संदीप और उसकी तथाकथित पत्नी रिया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। राधिका ने आगे कहा, आप पर दूसरा इल्जाम ये है कि अपनी पत्नी को घर से निकालते वक्त ना तो आपने दहेज में मिला हुआ सामान उन्हें लौटाया और ना ही आपने उनका स्त्री धन दिया। आगे की तरफ बढ़ते हुए राधिका बोली, सर, इसमें उन सारे सामानों की सूची है जो मेरी मुवक्किल वापस चाहती है। सामान तो अब इस्तेमाल के लायक नहीं रह गए होंगे, इसीलिए आपसे आग्रह है कि उनकी कीमत मेरी मुवक्किल को दिलवाई जाए। आप जैसा बोलें, फैसले के वक्त पर इस पर विचार किया जाएगा। फिलहाल आप आगे बढ़िए। सब कहते हुए राधिका ने अपना तीसरा और अंतिम इल्जाम लगाया। श्रीमान संदीप मेहता, आप पर अगला इल्जाम ये है कि आपने अनुपमा जी से उत्पन्न अपनी संतान को अपनाने से इनकार करके उन पर चरित्रहीनता का झूठा इल्जाम लगाया। मैंने बिल्कुल सच्चा इल्जाम लगाया था, कोई झूठ नहीं बोला। संदीप गुस्से में बोला, कौन से इल्जाम सच्चे हैं, कौन से झूठे? संदीप मेहता, अदालत की मर्यादा में रहकर बोलिए। जब बोलने के लिए आपको कहा जाए तब बोलें। जज साहब ने आदेश देते हुए संदीप से कहा। एक बार फिर राधिका जज साहब से बोली, सर, मैं अपने इल्जामों को साबित करने के लिए कुछ गवाहों को बुलाने की आज्ञा चाहूँगी। आज्ञा मिलते ही राधिका ने गवाहों को बुलाना शुरू किया, जिसमें संदीप के अपने दोनों भाई और भाभी के साथ बरसों से उनके पड़ोसी रह रहे लोग और दूसरे रिश्तेदार भी शामिल थे। कानून और सजा का डर दिखाकर राधिका और मनोहर सर ने उन्हें अदालत में सच बोलने के लिए राजी कर लिया था। जैसे जैसे गवाही होती गई, संदीप और रिया के चेहरों के रंग उड़ गए। तीसरे इल्जाम की सच्चाई साबित करने के लिए अदालत ने डीएनए टेस्ट की इजाज़त राधिका को दे दी। संदीप भी इससे इनकार नहीं कर सकता था। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद केस की आगे की सुनवाई होने वाली थी। जहां संदीप और रिया बेचैन थे, वहां पहली बार राधिका और अनुपमा जी को आज सुकून महसूस हो रहा था। एक सप्ताह के बाद डीएनए की रिपोर्ट के साथ एक बार फिर राधिका अदालत में संदीप के सामने खड़ी थी। रिपोर्ट पढ़ने के बाद जज साहब ने कहा, श्रीमान संदीप मेहता, आप पर लगाए हुए सभी आरोप सही साबित हो चुके हैं। क्या आपको या आपके वकील को अपनी सफाई में कुछ कहना है? संदीप ने सर झुकाए हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अब वो कहता भी तो क्या, उसके सारे झूठ की पोल राधिका ने खोल कर रख दी थी। पहली बार अदालत में अनुपमा की आवाज़ आई, साहब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इजाज़त मिलने पर कटघरे में आकर अनुपमा जी ने कहा, साहब, आप जो न्याय करेंगे हमें मंजूर होगा। बस आप इनको जेल मत भेजिएगा। हमें पता चला है कि उनके छोटे बेटे बहुत बीमार रहते हैं। हम उनको दुख नहीं देना चाहते। अनुपमा की बात सुनकर राधिका के साथ साथ अदालत में मौजूद सभी लोग हैरान थे। रिया अब नज़र उठाकर उनकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। राधिका ने अनुपमा जी की तरफ से कहा, सर, मेरी मुवक्किल चाहती है कि श्रीमान संदीप कानूनी रूप से तलाक लेकर उन्हें मुक्त कर दें।
और उनकी संतान का जायज हक देकर अपनी दूसरी नाजायज शादी को जायज बना ले। ये शब्द बोलते हुए राधिका जानबूझकर संदीप की तरफ देख रही थी, लेकिन संदीप अब खामोशी से सर झुकाए खड़ा था। जज साहब ने फैसला एक दिन के लिए टाल दिया। अदालत से निकलकर राधिका और अनुपमा जी घर की तरफ निकले ही थे कि रिया उनके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए। जितना दोष संदीप का है उतना मेरा भी है। सब कुछ जानकर भी मैंने उनसे शादी की। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, कहकर अनुपमा जी आगे बढ़ गईं। अगला दिन फैसले का दिन था। राधिका वक्त से कुछ पहले ही आकर अपने कक्ष में बैठी बीते दिनों के बारे में सोच रही थी। ये केस ना सिर्फ उसके व्यक्तित्व जीवन के लिए महत्वपूर्ण रखता था, बल्कि उसका पहला स्वतंत्र केस होने के कारण उसके वकालती जीवन के लिए भी बहुत महत्व रखता था। मनोहर सर की आवाज़ से राधिका की तंद्रा भंग हुई और वो वापस वर्तमान में आ गई। वक्त पर जज साहब के आते ही अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। अनुपमा जी और संदीप के तलाक पर मोहर लगाते हुए पहले शारीरिक और फिर बीते वर्षों में अनुपमा को घर से निकालकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए 5 लाख का जुर्माना लगाया। जुर्माने की रकम उसे अनुपमा जी को देनी थी। दहेज में मिले हुए सारे सामानों की वर्तमान कीमत के साथ साथ अनुपमा जी के तमाम जेवर भी उन्हें वापस करने का निर्देश जज साहब ने दिया। साथ ही संदीप की संतान होने के नाते उसकी संपत्ति पर राधिका का जो हक था वो उसे देने का आदेश भी जज साहब ने दिया। संदीप से मुखातिब होते हुए जज साहब बोले, हालांकि आपको श्रम कारावास होना चाहिए था, लेकिन साबित होने के बाद भी अनुपमा जी की तरफ से कुछ इल्जामों को वापस लेने की वजह से आपको छोड़ा जा रहा है। इसीलिए उम्मीद है कि भविष्य में आप इन्हें परेशान नहीं करेंगे, वरना अदालत फिर किसी तरह की आग्रह पर विचार नहीं करेगी। संदीप ने हाथ जोड़कर इस फैसले से अपनी सहमति जता दी। अदालत से बाहर निकलकर जैसे ही राधिका और अनुपमा जी का संदीप से सामना हुआ, राधिका बोली, अब तो आपको पता चल गया होगा कि 2 कौड़ी का कौन है और नाजायज कौन। दूसरी बात, आप इस गलत फहमी में मत रहना कि मुझे और मेरी माँ को आपके पैसों का कोई लालच है। आपसे लिए हुए सारे पैसे और संपत्ति हम महिला आश्रम में दान दे रहे हैं। मेरी जिस माँ ने ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े पर मजदूरी करके अपनी बेटी का पालन पोषण कर लिया, उस माँ को और उसकी बेटी को आपके पैसों की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम अपना हक छोड़ देते तो आप जैसे लोगों को सबक कैसे मिलता। मुझे बस आपसे एक ही चीज़ चाहिए थी, मेरी माँ के चरित्र पर आपके द्वारा लगाए गए झूठे आरोप से मुक्ति और समाज में उसके खोए हुए सम्मान की वापसी, जो मैं आपसे छीन चुकी हूँ। संदीप ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। संदीप ने अनुपमा जी से कहा, अनुपमा मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अनुपमा उसकी पूरी बात सोने से पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। अगले दिन के अखबार राधिका की तारीफों से रंगे हुए थे। संदीप से मिलने वाली सारी रकम और संपत्ति महिला आश्रम में दान देने के फैसले की वजह से भी उसकी तारीफ बहुत हो रही थी। कुछ दिनों के बाद 2 दिनों की छुट्टी में राधिका और अनुपमा जी को साथ लेकर अपने गांव पहुंची। गांव में भी राधिका की जीत की खबरें पहुंच चुकी थी। वो लोग आज तक अनुपमा जी और राधिका का मजाक उड़ाते थे, उन्हें अपमानित करने का, उन पर उंगली उठाने का अवसर ढूंढते ही रहते थे। आज उन सब के सर झुके हुए थे और अपने संघर्ष के साथ साथ अपनी बेटी की बदौलत पहली बार अनुपमा जी सबसे नजरें मिलाकर बातें कर रही थी। जीवन में पहली बार उनके होठों पर संतोष भरी मुस्कुराहट सजी हुई थी। रेडियो पर किसी फिल्म की सुनी हुई
पंक्तियां आज उन्हें सार्थक होती हुई प्रतीत हो रही थी कि जब बेटी खड़ी होती है तभी जीत होती है। अपनी माँ को खुश और मुस्कुराते हुए देखकर राधिका बोली, माँ, तुम्हारी इस मुस्कान ने मुझे आज जीत का असली एहसास करा दिया। बस तुम इसी तरह मुस्कुराती रहो, तुम्हारी बेटी जीत के रास्ते पर आगे बढ़ती रहेगी। राधिका के सर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखते हुए अनुपमा जी ने उसे गले से लगाते हुए कहा, तूने सच कहा था लाडो, कभी कभी अपनी आवाज़ सुनाने के लिए हमें चीखना पड़ता है। राधिका बेटी, तेरी माँ को तेरी इस चीख पर गर्व है। राधिका स्वयं को अपनी माँ के आंचल में छुपाते हुए ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करते हुए मुस्कुरा रही थी। अनुपमा जी को आज अपनी बेटी राधिका पर गर्व हो रहा था। जो नाजायज का दाग उनकी बेटी के ऊपर लगा था, आज उनकी बेटी राधिका ने उसे जायज साबित कर दिया था। आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।